Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग में से आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम। याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो वो गैसियस एटम में से निकाला जाता है, जब भी ऐड करना होता है तो वो भी गैसियस एटम में ही ऐड होता है। जब तक आप एलिमेंट को गैसियस फॉर्म में चेंज नहीं करते। वैसे भी याद रखिएगा, जब एटम का वर्ड यूज किया जाए तो उसका मतलब वो गैसियस ही है। तो जब एटम होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दूसरे एटम के साथ नहीं होती। अब हम उसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हमारे पास सोडियम एलिमेंट हो तो सोडियम तो सॉलिड स्टेट में होगा, तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट। एटम का मतलब है सोडियम एलिमेंट में जितने एटम थे वो सारे सेपरेट हो गए हैं और वो एटॉमिक फॉर्म में आ गए हैं, सारे अलग-अलग हो गए हैं, गैसियस फॉर्म में आ गए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एग्जांपल देखें, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब सोडियम एलिमेंट, सबसे पहले तो हम सोडियम एलिमेंट को सोडियम एटम में बदलेंगे, यानी ये जो हमारे पास सोडियम है ये अब गैसियस फॉर्म में है, ये एटॉमिक फॉर्म में है। तो इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो लूजली बॉन्डेड है। कितनी एनर्जी चाहिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? 496 किलो जूल पर मोल। याद रखिएगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो सारी एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, इनमें हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर आप देखें रेड में सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो वाला इलेक्ट्रॉन सबसे अवे है, लूजली बॉन्डेड है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक और एग्जांपल देखें, अगर एक से ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो तो फिर फर्स्ट के साथ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगी। याद रखिएगा, जब किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पहले से ज्यादा मुश्किल होता है। वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन का निकलना सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, why second ionization energy is greater than first ionization energy। वजह यह है कि जब आप मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 738 किलो जूल पर मोल। अब आपने उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है मैग्नीशियम आयन में से। अब मैग्नीशियम आयन का साइज मैग्नीशियम एटम से छोटा है। मैग्नीशियम आयन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम आयन के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हैं एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एटम। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए मुश्किल है बिकॉज सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम पॉजिटिव आयन दैट हैज स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए होगी 1451। इवन अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो फिर 7734 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलना है मैग्नीशियम 2+ से, जिसके पास अब एक शेल भी कम हो चुका है और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा और साइज बहुत स्मॉल हो चुका है। नेक्स्ट है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम पॉजिटिव आयन व्हिच हैज स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ये और ज्यादा होती जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, साइज ऑफ द एटम है, शील्डिंग इफेक्ट है और नेचर ऑफ द ऑर्बिटल या सबशेल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। यानी जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती जाएगी,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उन पर पुल है। जितनी न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर पुल ज्यादा होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। साइज ऑफ द एटम, जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, उतना ही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अगे होंगे, उन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस की पुल कम होगी, उनको निकालना आसान होगा। मीन साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली रिपल्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल्स। तो शेल के इलेक्ट्रॉन जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जब आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से और दूर चले जाते हैं और उनको निकालना आसान हो जाता है। इसका मतलब है इफेक्टिव ये शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़ता चला जाएगा, इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन बढ़ती चली जाएगी, साइज बड़ा होता जाएगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे, उनको निकालना आसान होता जाएगा। चौथे नंबर पे है नेचर ऑफ द ऑर्बिटल्स आर सबशेल। अगर ऑर्बिटल या सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। जैसा कि ग्रुप ए के एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है। पांचवें ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल होती है। पांचवें ग्रुप के एंड पे P3 आता है, P3 हाफ फिल्ड होता है, तो पांचवें ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। दूसरे ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल होती है, S2 आता है एंड पे, तो इसका मतलब है दूसरे ग्रुप में से भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो दूसरे, पांचवें और आठवें ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, जिसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन है कि शील्डिंग इफेक्ट रिपल्शन है, रिपल्शन जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही साइज बड़ा होता जाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। अब हम ट्रेंड्स देख लेते हैं कि विद इन ग्रुप क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज बड़ा होता जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम ग्रुप्स में वेरिएशन चेक करें तो अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, साइज स्मॉल होता है, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे पुल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अक्रॉस द पीरियड जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। ग्रुप में भी अगर आप ग्रुप की एग्जांपल देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो डाउन दी ग्रुप जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। शुरू में तो देखें ज्यादा डिक्रीज आ रहा है, लेकिन एंड पे जाके थोड़ी कम डिक्रीज आती है। ये वही वजह है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि यहाँ पर डी और एफ सब शेल इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, वहां पर शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़ा करीब आ जाते हैं, उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। ओके, अब अगर हम पीरियड्स में देखें, यहाँ पर वेरिएशन विद इन अ पीरियड आएगा। पीरियड्स में देखें तो साइज छोटा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते जाते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो पीरियड्स में मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है। अगर आप वेरिएशन अक्रॉस पीरियड्स देखें तो पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है। जब हम हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की है। उसके बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन की सबसे ज्यादा है क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर आप देखें दो जगह पर एबनॉर्मल ट्रेंड है, बेरिलियम और बोरॉन वाले ग्रुप में। बेरिलियम का ताल्लुक दूसरे ग्रुप से है, बोरॉन का ताल्लुक तीसरे से है। क्यों बेरिलियम की क्यों ज्यादा है, हालांकि अक्रॉस द पीरियड बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए। एक्चुअली जो बेरिलियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, S2 है, लास्ट में वैलेंस शेल में S2 है, जबकि बोरॉन में P1 है, तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स में भी मसला है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ताल्लुक पांचवें ग्रुप से, ऑक्सीजन का छठे।
नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल है जो कि p3 है। और नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पीरियड में देखें, सोडियम से शुरू होता है, आर्गन पे खत्म होता है, आर्गन की सबसे ज्यादा है क्योंकि वो नोबल गैस है, और सोडियम की सबसे कम है क्योंकि अल्कली मेटल है। याद रखिएगा, पहले ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम और आठवें की सबसे ज्यादा होती है। यहां पर फिर दो जगह पे अब नॉर्मल ट्रेंड है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में, दूसरे और तीसरे में क्योंकि दूसरे ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, और पांचवें और छठे में क्योंकि पांचवें ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस वाले ग्रुप की स्टेबल है एज कंपेयर टू सल्फर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल ट्रेंड में से एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।